कहानी शुरू होती है एक ट्रेन स्टेशन से, जहां स्कूल के बच्चे अपनी फील्ड ट्रिप के लिए जा रहे होते हैं। उनका गाइड उन्हें बताता है कि ट्रेन हमारी जिंदगी में कितनी जरूरी है। गाइड कहता है कि ये ट्रेन, जिसका नाम ड्रीम ट्रेन है, अपनी तेज रफ्तार के लिए मशहूर है। ये एक लेटेस्ट मॉडल है जो टोक्यो से होक्काइदो सिर्फ 4 घंटे में पहुंच सकती है। गाइड मिस्टर ताकाहिरो बच्चों को ट्रेन के पार्ट्स दिखाता है और उन्हें जल्दी ट्रेन में चढ़ने के लिए कहता है। ट्रेन में चढ़ने से पहले सब लोग एक ग्रुप फोटो खिंचवाते हैं इस तेज ट्रेन के सामने। इसी दौरान ताकाहिरो अपने दोस्त फुजी से मिलता है, जो बताता है कि आज के ट्रिप में वही हेड सुपरवाइजर होगा। जब ट्रेन आती है, सब लोग चढ़ने लगते हैं। उस ट्रेन में एक बड़ा संसद सदस्य और एक मशहूर लेखक भी होते हैं। ट्रिप जो पहले एक शांत यात्रा लग रही थी, अचानक एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। कंट्रोल रूम में मिया को एक अजीब फोन कॉल आता है। पहले वह कॉलर से सिर्फ ट्रिप बुकिंग के बारे में बात कर रही होती है, लेकिन कॉलर अचानक कह देता है कि उसने हायाबुसा 60 ट्रेन में जो टोक्यो जा रही है एक बम लगा दिया है। उसने धमकी दी कि अगर ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हुई तो बम फट जाएगा। उसने ये भी बताया कि ये बम बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले फ्रेट ट्रेन नंबर 247 में लगाया गया था। जैसे ही कॉल कटा, मिया ने तुरंत आमोरे स्टेशन के मैनेजर को चेतावनी देना शुरू किया, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही दूसरी ट्रेन में विस्फोट हो जाता है, क्योंकि वह स्टेशन में धीरे हो गई थी। सब कुछ पल भर में बदल जाता है। ये हादसा सबको पुराने ट्रेन एक्सीडेंट नंबर 109 की याद दिला देता है, जो बिल्कुल इसी तरह हुआ था। स्टेशन के लोग तुरंत दूसरे स्टेशनों को अलर्ट करते हैं कि बुलेट ट्रेन खतरे में है। सुकी, जो कंट्रोल रूम का इंचार्ज है, अपनी टीम को तुरंत आदेश देता है कि ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम को बंद करके मैनुअल मोड में लाया जाए, ताकि ट्रेन की स्पीड 100 से ऊपर बनी रहे। उसने ये भी कहा कि जहाँ जहाँ से ट्रेन गुजरे वहाँ के स्टेशनों को तुरंत खाली करा दिया जाए, क्योंकि ट्रेन अब रुक नहीं सकती। सुकी ने ट्रेन की कैप्टन मात्सु को बम के बारे में बताया और कहा कि ट्रेन को किसी भी हालत में नहीं रुकने देना है। मात्सु सदमे में आ जाती है, लेकिन सुकी कहता है कि उसे तुरंत आदेश मानने होंगे ताकि यात्रियों की जान बचाई जा सके। ऑटोमेटिक सिस्टम को बंद कर दिया जाता है और सभी सुपरवाइजरों को स्थिति के बारे में जानकारी दी जाती है। सुकी ने ताकाहिरो से कहा कि यात्रियों को सिर्फ इतना बताया जाए कि एक छोटी सी तकनीकी समस्या है और अगला स्टेशन नहीं रुका जाएगा, ताकि घबराहट न फैले। उस समय यात्री मजा ले रहे थे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी कितने बड़े खतरे में है। जब ताकाहिरो ने उन्हें बताया तो कुछ लोग परेशान हुए और कुछ लोग बस चुप रहे। इस दौरान सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं और जांचकर्ता इमरजेंसी प्लान बनाना शुरू करते हैं। तभी बम रखने वाले का एक और कॉल आता है, जिसमें उसने 100 अरब येन की फिरौती मांगी। उसने साफ कह दिया कि अगर टोक्यो पहुंचने से पहले पैसा नहीं दिया गया तो तबाही हो जाएगी। जब उन्होंने कहा कि इतना पैसा इतनी जल्दी इकट्ठा करना मुश्किल है, तो बम रखने वाला मजाक में कहता है कि हर जापानी नागरिक 1000 येन दे और समस्या हल हो जाएगी। फिर उसने कॉल काट दिया, सबको हैरान और परेशान छोड़कर। इस वक्त सरकार ने आधिकारिक रूप से दखल दिया और प्रधानमंत्री के सलाहकार सासाकी को भेजा। सासाकी ने पूरा आत्मविश्वास दिखाया और कहा कि अपराधी को एक पैसा भी नहीं देना चाहिए। उसने कहा कि ये उनकी ताकत की असली परीक्षा है और यात्रियों को सच बताने को कहा। ये फैसला सबके लिए बहुत मुश्किल था। ताकाहिरो ने यात्रियों को सच बताया और बस तभी हंगामा शुरू हो गया। लोग चिल्लाने लगे, डरने लगे, कुछ रोने लगे। पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल गया। इसी दौरान प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया कि ट्रेन में एक आतंकवादी है, लेकिन फिरौती का जिक्र नहीं किया। अचानक बम रखने वाले ने दोबारा कॉल किया और कहा, तुम लोग पैसा नहीं देना चाहते, देखो क्या होता है। सासाकी ने जवाब दिया, एक पैसा नहीं मिलेगा, जो करना है कर लो। गुस्से में उसने कॉल काट दिया। सरकार कॉल का स्रोत नहीं ढूंढ सकी। तभी बम रखने वाले ने ऑनलाइन एक वीडियो डाला, जिसमें उसने बम के स्थान बताए और पुष्टि की कि 100 अरब येन के बदले वह बम को निष्क्रिय करने का तरीका बताएगा। एक अधिकारी ने अपने सहायक से 1975 के ट्रेन हादसे की फाइल मंगवाई, शायद कोई सुराग मिल जाए। ट्रेन में डर अपने चरम पर था। लोग चिल्ला रहे थे। कुछ को फोबिया होने लगा कि अगर ट्रेन रुकी तो सब कुछ उड़ जाएगा। तभी दूसरा हादसा हुआ। ट्रेन के रास्ते में एक जंक्शन था, जहाँ एक खराब ट्रेन थी, जिसकी मरम्मत में पूरा 1 घंटा लगता। नॉर्थ लाइन पर स्विच करने का सोचा गया, लेकिन वहाँ भी एक और ट्रेन थी। जल्दी से योजना बदली गई और साउथ रूट पर जाने का निर्णय लिया गया। उनके पास सिर्फ 5.5 मिनट थे। आपातकालीन योजना बनाई गई और मात्सु को नए रूट के बारे में बताया गया। ताकाहिरो ने यात्रियों से सीट बेल्ट बांधने और सर झुकाने को कहा। स्विच के समय थोड़ी सी घर्षण हुई, लेकिन शुक्र है ट्रेन चलती रही। इस सब के बीच एक यात्री ने एक स्मार्ट आइडिया निकाला। एक लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू किया और फिरौती के लिए डोनेशन मांगने लगा। लोग ब्रॉडकास्ट करने लगे, मदद मांगने लगे। लोग सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाने लगे, पुराने हादसों की मिसाल देते हुए। एक नई समस्या आई जब एक यात्री ने कैप्टन गोटो को पहचान लिया, जो पहले एक पायलट था और एक हादसे में बहुत लोगों की मौत का जिम्मेदार था। उसके और यात्रियों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। ताकाहिरो ने जल्दी से बीच बचाव किया ताकि गोटो को भीड़ के गुस्से से बचाया जा सके। इस अफरा तफरी में एक महिला ने गिल्ट में आपातकालीन बटन दबा दिया। अलार्म जोर से बजा। कोई भी ये शोर और रोना बर्दाश्त नहीं कर सका। ताकाहिरो ने चिल्लाकर सबको शांत किया, कहा कि और सरदर्द की जरूरत नहीं। वह मात्सु से बात करने गया और उसे दिलासा दिया कि यात्री बस परेशान हैं, इसलिए एक दूसरे पर गुस्सा निकाल रहे हैं। तभी माइक्रोफोन पर कॉल आई कि कोई डॉक्टर है क्या जो गोटो को बचा सके, क्योंकि वह मरने के कगार पर था। कंट्रोल रूम में मात्सु ने ताकाहिरो को बताया कि वह ट्रेन रोकने वाली थी जब उसने
उसने डिस्ट्रेस सीटी सुनी। इसी समय सुशी आई और इमरजेंसी बटन दबाने के लिए ताकाहिरो से माफी मांगी। ताकाहिरो ने उसे तसल्ली दी कि उसने सही किया क्योंकि वह आदमी मरने वाला था। इधर लोग समाधान के लिए विचार कर रहे थे। किसी ने एक पागलपन भरा आइडिया दिया, क्यों न एक ट्रेन कार को अलग कर दिया जाए और सभी यात्रियों को 2 सुरक्षित कार्स में शिफ्ट किया जाए। सासाकी ने हमेशा की तरह इस आइडिया को खारिज किया, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी और योजना पर काम शुरू किया। ताकाहिरो को बताया गया और सब उत्साहित हो गए। थोड़ी उम्मीद जगी। ताकाहिरो ने पूछा कि क्या कोई इलेक्ट्रीशियन है। एक मजबूत महिला शोना ने अपने पति को थप्पड़ मारा और कहा, उठ, ये तेरा मौका है अपने आप को साबित करने का। क्या तू इलेक्ट्रीशियन नहीं है? फुजी ने लोगों को दूसरी कार्स में शिफ्ट करने के लिए गाइड किया। 2 ट्रेनों को पास लाया गया, रस्सी बांधी गई, उपकरण शिफ्ट किया गया और मेंटेनेंस टीम ने काम शुरू किया। उन्होंने एक कार को अलग कर दिया। ताकाहिरो ने लिंक डिस्कनेक्ट किया और काम पूरा हुआ। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं चली। वो कार फट गई। पता चला कि बम सिर्फ उसी कार में नहीं, बाकी कार्स में भी थे। डर फिर से वापस आ गया और कसागी ने एक नया प्लान सोचना शुरू किया। उसने सुझाव दिया कि लोगों को एक बिल्कुल अलग ट्रेन कार में ट्रांसफर किया जाए। उन्होंने पास ही एक ट्रेन नंबर 650 ढूंढ ली। 2 कार्स को जोड़कर लोगों को शिफ्ट करना शुरू किया गया। लेकिन यहाँ सब खुदगर्ज हो गए। न बूढ़े न बच्चे, सब अपनी जान बचाने के लिए भाग पड़े। इसी बीच गोटो को दोबारा ब्रेकडाउन हुआ और वो पागलपन में सब पर हमला करने लगा। इधर युजुकी को पता चला कि उसका एक स्टूडेंट ट्रेन में गायब है। वह बम वाली ट्रेन में वापस गई उस स्टूडेंट को ढूंढने। साथ में मिस कज्जामी, टोटो और केन भी गए। जब वो ट्रेन में पहुंचे तो देखा गोटो सुपरमैन बन चुका था। सब कुछ तोड़ता हुआ भाग रहा था। कज्जामी उसके सामने खड़ी हुई और सख्ती से बोली, अब तो मर्द बन जा, ये तेरा मौका है दिखाने का कि तू भी इंसान है। उसने समझाया कि अगर वो अब मदद करे तो शायद लोग उसके पुराने गुनाह माफ कर दें। बात करते वक्त ट्रेन हिली, कार्स के बीच का हॉलवे टूटने लगा और स्पीड भी अजीब तरह से कम हो रही थी। उन्होंने जल्दी से कार्स को डिस्कनेक्ट करने का फैसला किया ताकि तबाही न हो। यात्रियों ने वायर काटने की कोशिश की, लेकिन तभी फुजी घायल हो गया। एक लोहे की रॉड उसके कंधे में चुभ गई। कार्स के बीच जोर का टक्कर हुआ। इस अफरा तफरी में युजुकी ने अपनी मिसिंग स्टूडेंट को ढूंढ लिया, जो डर के मारे छिपी हुई थी। ताकाहिरो अपने दोस्त फुजी को खून में लथपथ देखकर हैरान रह गया। कार्स बुरी तरह टूट चुके थे। कंट्रोल रूम को खबर मिली कि 340 लोग बच गए थे और सिर्फ 9 बचे थे, जिनमें ट्रेन का क्रू भी था। सासाकी खुशी से झूम उठा, जैसे उसने पूरा प्लेनेट बचा लिया हो। उसने कहा कि वही रेस्क्यू प्लान दोबारा करो, लेकिन जब उसे बताया गया कि सिस्टम और एडजस्टमेंट नहीं झेल सकता तो उसकी उम्मीदें टूट गईं। उन्होंने ये भी बताया कि समय उनके खिलाफ है और एक नया समाधान चाहिए। सासाकी ने पूछा कि अगर बम फटा तो कितना बड़ा हादसा होगा। जब उसे पता चला कि ये तबाही बहुत बड़ी होगी तो उसने कहा कि ट्रेन को रेसिडेंशियल एरियाज से दूर ही रखा जाए, चाहे कुछ भी हो। लेकिन वह कोई समाधान दिए बिना चला गया। ट्रेन में बचे हुए लोग बिल्कुल बेबस थे। उन्हें अपने अंजाम का कोई अंदाजा नहीं था। टोडू को पता चला कि डोनेशंस कम हो रही थी, क्योंकि लोगों को मालूम था कि अब सिर्फ कुछ ही लोग बचे हैं। कज्जामी ने साफ कहा, सरकार ये ट्रेन टोक्यो में नहीं घुसने देगी, नुकसान बहुत बड़ा होगा। सबको एहसास हुआ कि ट्रेन को जबरदस्ती रोकना होगा। ताकाहिरो ने सबको दिलासा दिया, ये नामुमकिन है कि वो हमें कुर्बान कर देंगे। इसी वक्त युजुकी अपने बाप से बात करने गई। इस सब के बाद सासाकी ने आइडिया दिया कि बचे हुए 9 लोगों को कुर्बान कर दिया जाए और बात खत्म। इस बात पे उसका सबसे बड़ा झगड़ा हो गया। इसी हंगामे में ताकाहिरो का फोन बजा। वह अपना जबरदस्त प्लान बता रहा था, लेकिन इसके लिए सरकार की मंजूरी चाहिए थी। सासाकी ने अपने आप को सुधारने की कोशिश की और कहा, प्लान शुरू करो, मैं अप्रूवल दिला दूंगा। इस दौरान टोसुटोमो अपने बाप से बुलेट ट्रेन में बात कर रही थी, बिल्कुल बदतमीजी से, जैसे वो कोई कैजुअल ट्रिप पर हो। खतरे में नहीं। यहाँ बड़ा झटका लगा। पता चला कि उसका बाप 1997 के ट्रेन केस में काम करता था। टोसु ने उससे कहा, लगता है क्रिमिनल्स वापस आ गए और मैं उनका निशाना बन गई। उसका बाप गुस्से में बोला, मैं तैयार हो जाऊंगा और उनको खत्म कर दूंगा। तब टोसु ने असली बम गिराया। तुम्हें अब भी लगता है तुमने उस वक्त केस सॉल्व किया था? उसने कहा, मैं ही वो हूँ जो अब ये सब कर रही है। उसका बाप यकीन नहीं कर सका, लेकिन टोसु ने कहा, मैं तुम्हें बताती हूँ, उस वक्त के क्रिमिनल ने खुदकुशी की थी। वो झूठ जो तुमने हीरो बनने के लिए फैलाया। उसका कहना था कि वह बस इंसाफ चाहती थी और अब लोग असली सच्चाई जानेंगे। उसके पिता गहरे सदमे में थे। इस सब के बीच ताकाहिरो ने अपना प्लान सबको बताया। वह चाहता था कि ट्रेन के डीजल टैंक को पीछे की कार से अलग कर दिया जाए और बचे हुए लोग उसी कार में रहें। इसका फायदा यह था कि डीजल की वजह से धमाके की ताकत कम हो जाएगी और लोगों की जान बच सकती है। शुरुआत में कुछ लोगों को शक हुआ, लेकिन सभी को प्लान ठीक लगा। फुजी ने कहा कि ये एक आखिरी मौका है। गोटो और बाकी बचे लोगों ने मदद। जैसे जैसे ट्रेन टोक्यो के करीब पहुंच रही थी, मात्सु और ताकाहिरो ने मिलकर प्लान को अमल में लाना शुरू किया। अंत में ट्रेन के 2 हिस्से कर दिए गए। सभी लोग पीछे की कार में चले गए और मात्सु ने आगे वाली कार के साथ अकेले टोक्यो की ओर रुख किया। उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी ताकि बाकी सबकी जान बच सके। कंट्रोल रूम में सब लोग सांसें रोके हुए थे। टोक्यो स्टेशन पर भारी सुरक्षा थी। सबको डर था कि अब कोई भी गलती बड़ी तबाही ला सकती है। जैसे ही आगे की कार स्टेशन के करीब पहुंची, बम फट गया। धमाका बहुत बड़ा था, लेकिन पीछे की कार में बैठे लोग सुरक्षित रहे। इस बलिदान को देखकर सभी लोग भावुक हो गए। टोक्यो शहर थम गया था। लोगों ने पहली बार देखा कि कैसे एक महिला कप्तान ने अपनी जान देकर सैकड़ों लोगों को बचा लिया। सरकार ने इस घटना की पूरी जांच का आदेश दिया और फुजी व ताकाहिरो को विशेष सम्मान दिया गया। ट्रेन में
बचे हुए बच्चों और यात्रियों को देखकर सबकी आंखें नम थीं। टोसू को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसने खुद को मासूम बताया। उसका कहना था कि वह सिर्फ एक सच्चाई सामने लाना चाहती थी। इसी के साथ हमारी आज की मूवी यहीं खत्म होती है।